हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया एक पर्सन है जिसका मास कैपिटल एम है, ठीक है। वो एक स्विंग जिसकी लेंथ एल है उस पर बैठा हुआ है, ठीक है। इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट है, ठीक है। अगर पर्सन उठता है व्हेन ही स्विंग्स फास्ट थ्रू इट्स लोएस्ट पॉइंट, तो जो उसके द्वारा वर्क डन होगा वो कितना होगा। और हम ये मान रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है पर्सन का वो कितनी डिस्टेंस मूव कर रहा है स्मॉल एल से, ठीक है। तो अपना एक स्विंग है कोई, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है स्विंग की, एल है, ठीक है। यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा, ठीक है। तो जब ये अपना लोएस्ट पोजीशन से पास कर रहा था, तो जो पर्सन उस पर बैठा हुआ था वो क्या कर लेता है, स्टैंड अप करता है, जिसकी वजह से जो पर्सन का सेंटर ऑफ मास अभी इधर था ये क्या करता है, स्मॉल एल लेंथ मूव कर जाता है, ठीक है, अपर डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंस इस पॉइंट के अबाउट अपना नेटवर्क तो जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो जब ये इनिशियली इससे पास कर रहा होगा, जो पर्सन होगा जब सिट बैठा हुआ था, तो इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी वी नॉट, ठीक है। उसके बाद जब वो स्टैंड अप कर जाएगा तो इसकी स्पीड कुछ डिक्रीज हो जाएगी, मान लेते हैं v1, ठीक है। तो अप्लाइंग एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पर्सन का मास इनटू उसकी स्पीड, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ पर्सन एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, एक इसके इक्वल हो जाएगा अपना एम v1। एंड अब कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, ठीक है। तो यहाँ से v1 अपना मिल जाएगा, v1 इज इक्वल टू कैपिटल एम से कैपिटल एम कैंसिल हो गया, वी नॉट एल अपॉन एल माइनस स्मॉल एल, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कंजर्वे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देते हैं पर्सन पर। तो पर्सन की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, अपनी नेट वर्क डन ऑन पर्सन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, अपनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ एम वी वन स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। एक इसके इक्वल हो जाएगा वर्क डन बाई पर्सन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन पर्सन, ठीक है। तो हाफ ऑफ एम वी 1/2 कैपिटल एम कॉमन आ जाएगा, वी वन स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना, वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एल माइनस स्मॉल एल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ एम कॉमन आ गया था अपना, ठीक है। यहाँ पे ओनली वी नॉट स्क्वायर बचेगा, वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। वर्क डन बाई पर्सन हमें फाइंड करना, वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, जो सेंटर ऑफ मास है वो एल लेंथ राइज कर रहा है, ठीक है। तो पर्सन का मास इंटू जी इंटू लेंथ स्मॉल एल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपना, हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा अपना 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो ये कितना आ जाएगा अपना 1 माइनस स्मॉल एल बाई कैपिटल एल का होल स्क्वायर माइनस 1। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अपनी एक अप्रोक्सीमेशन दी गई है, क्या दी गई है कि जो स्मॉल एल है लेंथ वो लेस देन कैपिटल एल है। तो अब हमें इसको भी कंसीडर करना होगा ना। तो अब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा इसमें, मीन्स ये क्या हो जाएगा अपना वर्क डन बाई पर्सन, वर्क डन बाई पर्सन आ जाएगा अपना हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये अपना ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अपना 1 माइनस स्मॉल एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल टू द पावर -2, ओके, एंड -1 प्लस एम जी एल। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, तो ये -2 डायरेक्ट 1 माइनस एक्स टू द पावर एन का क्या होता था, 1 प्लस एन एक्स हो जाता था। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर 1 प्लस 2 स्मॉल एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल -1 प्लस एम जी एल। तो 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर इंटू 2 स्मॉल एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल प्लस एम जी एल, ठीक है। अब वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट क्या है, अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी है, जो कि किसके इक्वल होगी, ए इंटू ओमेगा, मीन्स एंगुलर एम्पलीट्यूड इंटू इसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना है अपना थीटा नॉट, ठीक है, इंटू एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस केस में, रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना थीटा नॉट स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एल, और ये कितना हो जाएगा अपना 2 स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल प्लस एम जी एल, ओके। यहाँ पे एंगुलर एम्पलीट्यूड अपना थीटा नॉट था, तो एम्पलीट्यूड टाइम्स एल हो जाएगा, तो ये अपना स्क्वायर रूट ऑफ जी एल आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ जी एल पुट करेंगे एक ही जगह, ठीक है। तो जो वी नॉट है वो कितना आ जाएगा अपना थीटा नॉट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी एल, ठीक है। तो थीटा नॉट स्क्वायर इंटू जी इंटू कैपिटल एल। तो अब कैपिटल एल से कैपिटल एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके। ये आ गया अपना एम जी एल, तो बाहर आ जाएगा 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्क डन बाई पर्सन में पार्ट 2 अपना करेक्ट हो जाएगा, ए थीटा नॉट स्क्वायर है। थैंक यू। Hello everyone. Your question says that
a wedge of mass 4m lies on a frictionless plane. A particle of mass m approaches the wedge with speed v. There is no friction between the particle and the plane or between the particle and the wedge. The maximum height climbed by the particle on the wedge. So we need to find out the height climbed by the particle on the wedge. So first of all, let's draw a wedge. So this is a wedge of mass 4m and the particle of mass m is approaching with velocity v towards the wedge. After some time, this particle will climb on the wedge. So we need to find out the height climbed by the wedge. This height h. So in the question it is given there is no friction. So no friction anywhere. So no friction means there is no external force. No external force acting on the system. So there is no external force. So linear momentum will be conserved. We know that if there is no external force acting on the body or system, the linear momentum is conserved. So initial momentum is mass into velocity, small mass m and velocity v, and let's suppose that finally the whole system is moving with velocity v1 equal to final momentum mass m and small mass 4m. Since they are moving with same velocity v1, the whole system is moving with velocity v1. Therefore, the velocity v1 equal to 5m m by v and v by 5m. So therefore, velocity v1 equal to v by 5. So the whole system is moving with velocity 1 by 5 times of v. Now, since there is no external force, and so energy will be conserved. Energy is conserved. Energy conservation. So we will apply in the energy conservation, which means the initial energy is equal to final energy. So initially the small m is having the kinetic energy and there is no potential energy. So half m v square. So kinetic energy, initial kinetic equal to now the body has achieved potential, small mass has achieved a potential h, and the whole system is moving with velocity v1, which is equal to v by 5. So half kinetic energy equal to half m plus 4m. The whole system is moving with velocity v1, which is equal to v by 5 square, and the small mass has achieved a height h with the potential energy mgh. So now calculating this value, this is 1 by 2 half mv square equal to half 5m into v square by 25 plus mgh. So m and m got cancelled out, and from here 5, 25. So now taking the values, calculating the values, v square by 2 equal to v square by 10 plus mgh. So gh. Therefore, gh equal to v square by 2 minus v square by 10. Now taking answer. So gh equal to answer will be 10. 5v square minus v square
therefore gh equal to 4v square by 10. We cancelling it, 2 by 5, so gh equal to 2v square by 5, hence gh height equal to 2v square by 5g. So the height climbed by the body is 2v square by 5g. So which option matches? Let's check it. 2v square by 5g. So option C, 2v square by 5g. Thank you. Hello everyone. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप टेकन एज प्लस जेड एक्सिस। सो ये ग्राउंड से वर्टिकली अप थ्रो की गई है और हमें करेक्ट मोमेंटम हाइट डायग्राम बताना है। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है और इसमें मोमेंटम और हाइट का डायग्राम हमें दिया गया है। तो मोमेंटम हमें दिया गया है वाई एक्सिस पे और हाइट ऑफ द बॉल हमें दिया गया है एक्स एक्सिस पे। सो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, तो देखते हैं हम कैसा इसका ग्राफ होगा। सो हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ये है हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये हमने निकाली है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। और यहाँ पे अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन ले तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को माइनस जी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होगा। सो अब यहाँ से अगर हम मोमेंटम को निकालना चाहें यहाँ से, तो हम क्या निकाल सकते हैं? मोमेंटम होता है हमारा p इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। तो यहाँ से हम वेलोसिटी v का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जो मोमेंटम होगा वो होगा m टाइम्स अंडर द रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। सो ये होगा हमारा मोमेंटम का एक्सप्रेशन विद h। सो यहाँ पे m, u और g, यहाँ पे तीनों चीजें बाकी कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से देख पा रहे हैं कि ये लीनियर तो नहीं है, यानी कि जो p का वेरिएशन है विद रेस्पेक्ट टू h इज नॉट लीनियर। सो हमारे पास जो भी ग्राफ्स हैं यहाँ पे ऑप्शंस में, सो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनमें लीनियर वेरिएशन दिखाया गया है। मोमेंटम जो है लीनियरली वेरी कर रहा है h पे और किसी मैक्सिमम हाइट के बाद फिर वो उसके बाद फिर लीनियरली ही वेरी कर रहा है। तो सिमिलरली ये ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ये दोनों में सेम केस है, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ये दोनों रॉन्ग होंगे। तो बचते हैं हमारे पास ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4। यहाँ पे पैराबोलिक इक्वेशन दिया गया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास यही दो ऑप्शंस में से कोई करेक्ट ऑप्शन होगा, पर यहाँ पे दोनों ऑप्शन में डिफरेंस है वो है डायरेक्शन का। हमें बोला गया है कि ऑप्शन 1 में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इस कर्व का, यानी कि हाइट पहले जब हाइट 0 है इनिशियली तो वहां से जो मोमेंटम है नेगेटिव डायरेक्शन में है और उसके बाद वो धीरे धीरे करके जब हाइट मैक्सिमम हो जाती है तो मोमेंटम 0 होता है और उसके बाद पॉजिटिव हो जाता है जब हाइट वापस कम होने लगती है। यानी कि बॉल जब वापस नीचे आने लगती है तो जो जब नीचे आते टाइम उसका मैक्सिमम जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला, मैक्सिमम मोमेंटम वाला वो पॉजिटिव होगा। और ऑप्शन 4 में इसका उल्टा दिया गया है। इसमें बोला गया है कि इनिशियली जो है मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा और उसके बाद ये क्लॉकवाइज कर्व फॉलो करके नेगेटिव मोमेंटम हो जाएगा जब हाइट वापस डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि बॉल जब वापस अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद ग्राउंड पे आ जाएगी। तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जब अपवर्ड जर्नी होगी बॉल की, यानी कि जब बॉल अगर ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो की गई है तो ये जब अपवर्ड जर्नी में होगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसकी वो कम होती जा रही होगी। इसका मतलब फॉर अपवर्ड जर्नी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोमेंटम कम होता जा रहा होगा क्योंकि वेलोसिटी कम होती जा रही है। कम क्यों हो रही है? क्योंकि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनिशियली यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी u जो हमने थ्रो करते टाइम लगाई है और ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे v इक्वल टू 0 हो जाएगा। जिसका मतलब हम कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है डिक्रीज कर रहा है। सो अगर हम ऑप्शन 1 को देखें तो यहाँ पे तो जब थ्रो किया गया उसके बाद से तो मोमेंटम इंक्रीज करता जा रहा है। सो ये तो गलत है। सो ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन होगा। और मोर ओवर इनिशियली हम क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्सिस ले रहे हैं तो इसलिए जो मोमेंटम है इनिशियली पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद जब जो बॉल है वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद जब नीचे आ रही होगी तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, इसलिए मोमेंटम भी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब
ऑप्शन 4 जो है हमारा इस क्वेश्चन में करेक्ट है। ऑप्शन 4 में हमें ग्राफ दिया गया है इसी तरीके का, जिसमें इनिशियली जो है मोमेंटम पॉजिटिव है, उसके बाद डिक्रीज होते होते मैक्सिमम हाइट पे 0 हुआ है, और उसके बाद फर्दर जब हाइट डिक्रीज होने लगी है तो मोमेंटम भी डिक्रीज हो और मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता गया है। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन है। Hello everyone, a particle is moving in a straight line with momentum p starting at t equals to 0. A force F equals to kt acts in the same direction on the particle during time interval capital T so that its momentum changes from p to 3p. Where k is constant, you have to find out the time in which the momentum changed from p to 3p. So here it is given the F is equals to kt, and we know that F is mass times acceleration, and we also know that acceleration is nothing but rate of change of velocity. So now I could write here m dv by dt is equals to k into t. So if I will send this dt on the right side, I will get this. So now you can integrate it. This is nothing but change in momentum. This is what? Change in momentum, right? And the time, this is the force, and we multiplied it with dt time, right? So I could write here dp is equals to, so I wrote m dv is equals to dp. Now I will write dp, k outside. Now what will be the limit? Now you can see in t time interval the momentum changes from p to 3p. So I will write p to 3p, 0 to capital T. Simple. Now you can integrate it. So integration of dp will be p only. So it will be equals to k t square by 2, right? So I will put the limit 0 to capital T. So in this side I will get 3p minus p, and on the right side it will be kt square by 2. So you will get here 2p into 2 is 4p by k. It will be equals to capital T square. Now we want t, right? So I will just under root both sides. So I will get under root of 4p by k, and it will be equals to capital T. So you can take the 2 outside and you will get this as the answer. So the time interval after which the momentum will change from p to 3p is 2 under root p by k. Now you can match the option. So we got p by k, right? So the answer will be B here. Simple. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बोले द रिजल्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो आप कोई ऐसी एक बॉडी मान लो और उस बॉडी पर जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट जो है वो 0 है इनर्शियल फ्रेम में। तो आदमी क्या कह सकता है? तो इस पर सिग्मा इफेक्ट्स 0 है। तो इस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेज हैं सबका समेशन कितना है? 0। तो सबका समेशन हमको पता चल गया कि वो 0 है। तो आगे हमसे ये पूछा कि आदमी क्या कह सकता है? लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इन टाइम। देखो, मोमेंटम कंजर्वेशन का एक कंडीशन ही होता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। इसका मतलब कि पहली कंडीशन तो बिल्कुल सही होगी कि कोई भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा होगा। तो अगर एफ एक्स 0 है, सिग्मा एफ एक्स 0 है, तो डी पी बाई डी टी ये भी 0 होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि डी पी बाई डी टी ही क्या होता है? एफ एक्सटर्नल होता है। तो अगर एफ एक्सटर्नल ही 0 हो गया, डी पी बाई डी टी भी 0 हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होता है,
जैसे कोई एक सिस्टम अगर ये एक्सप्लोड कर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी सिस्टम में, एक पार्टिकल इधर जा सकता है, दूसरे इधर जा सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होती है। कोलिजन में भी मोमेंटम कंजर्व रहता है, एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता। ऑप्शन 3, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब होता है? जब नेट टॉर्क जीरो हो। तो नेट टॉर्क वाली बात तो यहाँ ही नहीं है, जरूरी नहीं कि फोर्सेस जीरो हो तो टॉर्क जीरो हो। जैसे यहाँ पर फोर्सेस जीरो हैं, ये एफ लग रहा है सिस्टम पर, ये एफ लग रहा है, बट दोनों का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट बन रहा है। अगला पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम अगर ऐसा दिया है तो देखो होता क्या है कि टोटल एनर्जी जो होता है सिस्टम का वो कंजर्व रहता है। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट ऐसा है कि वो एनर्जी ईट नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। बट अगर सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेज जीरो है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि उसकी एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हमने देखा चेंज हो रही है। तो अगर एक्सप्लोजन से पार्टिकल उठकर कहीं और चला जाए तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो सकती है, या हो सकता है पार्टिकल कहीं जाकर के काइनेटिक एनर्जी जो इसको आई हो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो मीन्स ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 2। थैंक यू। तो एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स, तो एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, लग रहा होगा, जिससे कि इसका लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन मेरे को ये गिवन है, वे ए एंड के आर कॉन्स्टेंट्स, एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, तो फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल बताना है। देखिए जो पी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे को गिवन है वो क्या है, ए आई में जो उसका कॉम्पोनेंट है वो कॉस के टी, और माइनस जे में उसका कॉम्पोनेंट है वो है साइन के टी। अब देखिए ये है मेरा पी, अब मेरा फोर्स क्या होगा, वो होगा डी पी बाई डी टी, राइट। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आ जाएगा, कॉस का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन, और साइन का क्या होता है प्लस कॉस, कि कॉस के टी। तो ये आ गया मेरा एफ जो आया वो मेरा क्या आ गया, ए के आई में जो उसका कंपोनेंट आया वो आया माइनस साइन के टी, और माइनस जे में उसका कंपोनेंट आया वो क्या है, कॉस के टी। अब आप देख सकते हैं एफ डॉट अगर मैं पी निकालूं, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, एफ पी कॉस थीटा, ठीक है, और ये किसके रहा है इक्वल, ये जीरो के इक्वल आ रहा है। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो यहाँ से मेरे को क्या पता चल गया कि कॉस थीटा क्या है, जीरो, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो जीरो हो नहीं सकते, ये तो पॉजिटिव टर्म्स है, तो कॉस थीटा जीरो होना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से थीटा 90 डिग्री आ गया। तो इस प्रॉब्लम को क्या दे रखा है, एक पार्टिकल है मास m का जो कि मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस हमको गिवन है r विद अ कांस्टेंट स्पीड v2। तो स्पीड दे रखी है हमें v2 जो कि वो मूव कर रहा है उस सर्कुलर पाथ में, वो लोकेट है एट अ पॉइंट 2r, 0 एट अ टाइम t0, ठीक है। एंड अ मैन स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v1, एक मैन जो कि वेलोसिटी v1 से मूव करना स्टार्ट करता है along the positive y direction from the origin at time t equal to 0, ठीक है। तो t equal to 0 पे हमारा जो मैन है वो मूव करना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v1, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन। और हमारा जो पार्टिकल है जिसका मास हमें m दे रखा है वो मूव करना स्टार्ट करता है फ्रॉम दिस पॉइंट 2r, 0 पे, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, हमें लीनियर मोमेंटम बताना है पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू मैन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो हम मान लेते हैं कि एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम t, तो किसी पर्टिकुलर t टाइम पे होगा क्या, हमारे पास सर्कुलर मोशन से इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आपका
ओमेगा की वैल्यू वो आ जाएगी v2 बाय r, क्योंकि v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है। अब कितना एंगल वो स्वाइप करेगा, तो हमें पता है कितना एंगल वो स्वाइप करेगा, वो होगा ओमेगा इंटू टी, मतलब थीटा क्या होता है, थीटा इज आर्क बाय रेडियस। ठीक है, तो आर्क बाय रेडियस होगा, तो हमारा जो थीटा हो जाएगा वो होगा हमारा ओमेगा इंटू टाइम। ओमेगा होता है फ्रीक्वेंसी की पर यूनिट टाइम कितना वो एंगल कवर कर रहा है। तो इसको हम जब टाइम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितना एंगल t टाइम में उसने स्वाइप अप किया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे फिगर से तो ये एंगल ओमेगा t है, तो ये एंगल भी ओमेगा t होगा। तो एट, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है v2, तो अगर हम इस v2 का कंपोनेंट करेंगे तो हमारा ये कंपोनेंट आ जाएगा v2 cos ओमेगा t इन y डायरेक्शन, और इसका जो हमारा x कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा v2 sin ओमेगा t। ठीक है, तो हमारे पास अब वेलोसिटी आ गई कंपोनेंट वाइज। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, वो है आपकी v1 इन द डायरेक्शन ऑफ j कैप। नाउ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जिसका मास हमें m गिवन है वो क्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी माइनस v2 साइन ओमेगा t इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप प्लस v2 इंटू कॉस ओमेगा t इन द डायरेक्शन ऑफ j कैप। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी ऑफ मैन मिल गई और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिल गई। तो हम क्या काम करेंगे, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और मैन जब निकालेंगे तो दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, तो वो आ जाएगी हमारी माइनस v2 साइन ओमेगा t आई कैप प्लस v2 कॉस ओमेगा t j कैप, माइनस करेंगे हम v1 j कैप में। तो हमारी जो v रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी पार्टिकल और मैन की, वो आ जाएगी माइनस v2 साइन ओमेगा t आई कैप प्लस v2 कॉस ओमेगा t माइनस v1 ब्रैकेट में बाहर आ जाएगा j कैप। तो हमारी आ गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन एंड पार्टिकल। ठीक है, अब हमको पता है ओमेगा, हमको क्या गिवन है, हमें पता है ओमेगा होता है v2 बाय r होगा, क्योंकि हमें पता है ओमेगा, हमें पता है v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v2 बाय r। तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की क्या आ जाएगी, माइनस v2 साइन ओमेगा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वो आ जाएगी v2 बाय r इंटू टी आई कैप प्लस v2 कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या है, v2 t बाय r माइनस v1 और होल में j कैप आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गई रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें रिलेटिव मोमेंटम चाहिए। तो रिलेटिव मोमेंटम क्या होगा, रिलेटिव मोमेंटम p रिलेटिव ऑफ पार्टिकल और मैन वो हो जाएगा आपका रिलेटिव मास इंटू वेलोसिटी रिलेटिव। ठीक है, तो रिलेटिव मोमेंटम हो जाएगा आपका मास इंटू रिलेटिव मास कितना है, रिलेटिव मास है आपका, दोनों पार्टिकल का मास सेम m है, तो इंटू रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस v2 साइन v2 बाय r t आई कैप प्लस v2 कॉस v2 t बाय r माइनस v1
जे कैप। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये हमारा आएगा क्या, ये हमारा आएगा रिलेटिव मोमेंट। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें दो बॉडीज दे रखी हैं ए और बी, जिनके मास हमको गिवन है m और 2m रिस्पेक्टिवली। वो स्मूथ फ्लोर पे रखी हुई हैं। नाउ दे बोथ आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग। नाउ अब होता क्या है, एक तीसरी बॉडी जिसका नाम है c, इसका मास हमें m दे रखा है, वो मूव करती है विद वेलोसिटी v0 अलोंग द लाइन जॉइनिंग AB, और वो कोलाइड करती है किससे, a से, इलास्टिकली as shown in the figure. Now at a certain instant of time t0 after collision, it is found that the instantaneous velocity of a and b are the same. Further, at this instant the compressional spring is found to be x0. हमें क्या क्या निकालना है, कॉमन वेलोसिटी निकालना है, किसका, a और b का। तो अब देखो, क्योंकि कोलिजन बिटवीन c एंड a कैसा है, इलास्टिक है, और दोनों का मास क्या है, मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ सी। तो होगा क्या, ऑन कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सी एंड ए गेट एक्सचेंज्ड। ठीक है, तो होगा क्या, आफ्टर कोलिजन सी की वेलोसिटी हो जाएगी 0 और ए की वेलोसिटी हो जाएगी v0, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। सो क्योंकि ए और बी दोनों स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, तो होगा क्या, इनिशियली ए की जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, v0, और बी की वेलोसिटी होगी 0। तो स्लोली स्लोली हुआ ये कि b की वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और a की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। और अब होगा क्या, t0 टाइम पर कि एट t0 दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, va इज इक्वल टू vb एंड दैट इज इक्वल टू v0/2। तो जब दोनों की वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, उस पॉइंट पे जो टाइम होगा वो होगा t0। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, हाफ m v0 स्क्वायर, जो कि किसके लिए थी, c के लिए, दैट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर v डैश स्क्वायर प्लस हाफ 2m v डैश स्क्वायर, और प्लस कुछ कंप्रेशन की एनर्जी होगी, वो होगी k x0 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग क्या हो रहा है, हमारा कंप्रेस हो रहा है, तो स्प्रिंग में भी एनर्जी स्टोर हो रही है, रिस्टोरिंग एनर्जी हो रही है। ठीक है, तो यहां से हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3v डैश स्क्वायर प्लस k/m x0 स्क्वायर। ये हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो इनिशियल मोमेंटम c का क्या होगा, mv0, बाकियों का 0 होगा, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम mv डैश प्लस 2mv डैश। तो यहाँ से हमारे पास v डैश की वैल्यू आ जाएगी v0/3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो इसके बाद हमारा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इस v डैश की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, तो हमारा आ जाएगा v0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू v0 स्क्वायर बाय 9, दैट इज इक्वल टू k/m x0 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, यहाँ से हमारा k की वैल्यू हो जाएगी 2m v0 स्क्वायर बाय 3x0 स्क्वायर। तो हमें एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना था और वेलोसिटी निकालनी थी जब दोनों की a और b की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो ये हमारे दोनों आंसर होंगे। When a ball is thrown up, the magnitude of its momentum decreases
then increases. Does this violate the conservation of momentum principle? Okay, so conservation of momentum principle क्या होता है ये डिस्कस कर ले. So friends, according to conservation of momentum, जो momentum रहता है वो विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. ठीक है, इसकी वैल्यू पे अगर अपन कोई भी बाहर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तो मोमेंटम रहता है वो कांस्टेंट रहता है. मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. ओके, सो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है बोल सकते हैं धीरे से. अगर अपन बाहरी फोर्स लगा रहे हैं, पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो मास तो चेंज नहीं करेंगे लेकिन वेलोसिटी में जरूर चेंज करेंगे, तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा. ठीक है, वेलोसिटी में चेंज कैसे होगा, क्योंकि फोर्स जो रहता है वो क्या रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. मास पे चेंज नहीं होता, एक्सेलरेशन तो होता है, और एक्सेलरेशन जीरो कर दे तो फोर्स होता ही नहीं, और एक्सेलरेशन है तो वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू पे चेंजेस है, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, सो यहाँ पर हमको क्या बोला है कि अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. तो क्वेश्चन में बोल रहा है बॉल है. ठीक है, अब बॉल को अपन अपवर्ड थ्रोन कर रहे हैं. ठीक है, अपवर्ड इसको थ्रो कर रहे हैं. तो हम देखते हैं इसको जनरल लाइफ में भी देखते हैं एग्जांपल्स की, बॉल ऊपर फेंकते हैं. ठीक है, वर्टिकली ऊपर एकदम हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री बनाकर फेंक रहे हैं, फिर भी बॉल ऊपर पूरी तरीके से नहीं जाएगी, जब फेंका है उतना नहीं जाएगा. ये क्या होगा, एक टाइम पर जाएगा, अब उसके बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, उसके बाद ये नीचे आएगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे आस्क कर रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ये वायलेट कर रहा है क्या प्रिंसिपल, मतलब इस प्रिंसिपल को ये वायलेट कर रहा है क्या, ये जो एक्सीडेंट हो रहा है वो. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है. ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग चेंज कब नहीं होता मोमेंट में, जब मोमेंट में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता. लेकिन यहाँ सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा. क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पे चेंज होगी. क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन है यहाँ पर, और एक्सीलरेशन कौन है यहाँ पर, जो एक्सटर्नल एक्सीलरेशन है वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमेशा अर्थ सरफेस पे वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करता है. ठीक है, सो ये अर्थ के सरफेस पे बॉल अगर और अपन ऊपर फेंक रहे हैं तो ये नीचे आकर जरूर गिरेगा, क्योंकि एक यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रहा है. अगर ऊपर फेंक रहा है तो ये नीचे वर्क करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में. मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एक्सीलरेशन, ठीक, और सामने क्या लगाया मैंने, निगेटिव यहाँ पर साइन लगाया हुआ, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, पॉजिटिव में रिटार्डेशन. और रिटार्डेशन का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, की वेलोसिटी जो इनिशियल है यहाँ पर u, वो क्या होगी, एक टाइम पे जाकर हो जाएगी v इक्वल्स टू जीरो. क्यों, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है, मतलब वेलोसिटी पे चेंजेस तो हो रहे हैं, dv/dt तो हो रहा है, वेलोसिटी पे चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हो रहा है, लेकिन निगेटिव पे हो रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं रिटार्डेशन. या फिर एक्सेलरेशन भी बोल दे तो निगेटिव तो सामने लगा ही हुआ है, तो एक टाइम पे जाकर क्या हो जाएगा, v का जो वैल्यू है वो शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, सो v अगर जीरो हो रहा है उसके बाद ये रुक गया, अब उसके बाद क्या, इनिशियल जीरो ले ले. ठीक, तो फाइनल क्या होगा, इनिशियल जीरो ले ले. सो फ्रेंड्स, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है, तो u अपन ले ले यहाँ पर जीरो. यहाँ पर अगर सेकेंड केस बता रहे रुक गया, उसके बाद u ले ले जीरो. अब a क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और t क्या हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ले ले. ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो फ्रेंड्स, वेलोसिटी बढ़ेगी ऊपर जाने के बाद और नीचे के साइड बढ़ेगी जिस साइड पे एक्सेलरेशन है. ठीक, तो ये वायलेट नहीं कर रहा है. ओके, सो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देते हैं, नो, ये वायलेट नहीं कर रहा है. क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स, कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल, ठीक है, वो अप्लाई हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. ओके, इसी नाम से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, रुक रहा है, उसके बाद वापस नीचे आ रहा है. ठीक है, इसी नाम से ये वायलेट नहीं कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ प्रिंसिपल को. ओके, थैंक यू.